नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की छोटी सी कहानी जो कि पेरेंटिंग से संबंधित है। ये कहानी आज की पीढ़ी की सोच बदल सकती है। ये कहानी जिसका शीर्षक है नीली डायरी। कहानी शुरू करती हूँ। पटियाला के पुराने मोहल्ले में एक संकरी गली थी, जहाँ एक साधारण सी आत्मसम्मान से भरी बुजुर्ग महिला रहती थी, जिसका नाम था गायत्री देवी। उनका जीवन किसी फिल्म की तरह था। पति का जल्दी निधन, 3 बेटे, संघर्ष और अंतहीन त्याग। गायत्री देवी के पति सुभाष बाबू नगर निगम में क्लर्क थे। एक सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई जब सबसे छोटा बेटा बस 4 साल का था। गायत्री देवी ने रोने के समय खुद को नहीं दिया। बच्चों को पालने के लिए सिलाई कढ़ाई शुरू की। दिन में मोहल्ले के कपड़े सिलती, रात को सरकारी योजना के अंतर्गत स्कूल में टिफ़िन परोसती। उनकी उंगलियों में सिर्फ सुई चुभ जाती तो उनके चेहरे पर मुस्कान रहती, क्योंकि हर दर्द उन्हें उनके बेटों के भविष्य के एक कदम करीब ले जाता था। तो धीरे धीरे गायत्री देवी के बेटे बड़े हुए। बड़ा बेटा समीर इंजीनियर बना, वो दिल्ली में बस गया। मंझला बेटा राजेश बैंक में नौकरी करने लगा। सबसे छोटा अमित बिजनेस करने के सपने देखने लगा और अहमदाबाद चला गया। शादी के बाद तीनों बेटों की जिंदगियां नई दिशा में बढ़ गई। गायत्री देवी के कमरे की दीवार पर अब सिर्फ शादी की पुरानी तस्वीर बची थी। एक छोटा सा भगवान का मंदिर, जहां वे हर सुबह तेल का दिया जलाती। धीरे धीरे फ़ोन कॉल कम हुए, मुलाकातें घटने लगी। कभी कभी त्योहारों पर बच्चे आ जाते, मिठाई का डिब्बा रखते, पैर छूते, फिर जल्दी लौट जाते। माँ, अब ज़माना बहुत तेज़ है, ऑफिस से छुट्टी ही नहीं मिलती, इस प्रकार से बच्चे कहते। गायत्री देवी मुस्कुरा कर जवाब देती, कोई बात नहीं बेटा, तुम सब खुश रहो, वही मेरे लिए सबसे बड़ी पूजा है। पर जब दरवाज़ा बंद होता तो उनकी आंखों से अदृश्य आंसू बह निकलते। धीरे धीरे वह दिन आया। गायत्री देवी की उम्र 75 के पार थी। घुटनों का दर्द बढ़ गया, आंखों की रोशनी कम होने लगी। एक दिन वो बाथरूम में फिसल गई। पड़ोसी सुनीता देवी ने तुरंत डॉक्टर बुलाया। हड्डी नहीं टूटी, पर शरीर कमज़ोर पड़ गया। जब यह खबर तीनों बेटों तक पहुंची तो वो चिंतित हो गए, पर हर एक ने जिम्मेदारी से बचने की कोई ना कोई वजह निकाल ली। समीर ने कहा, माँ को दिल्ली लाने में दिक्कत है, बच्चों के एग्ज़ाम हैं, घर छोटा है। राजेश बोला, मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं रहती, बुज़ुर्गों की देखभाल मुश्किल होगी। अमित, जो सबसे छोटा था, फ़ोन पर बोला, माँ मैं बिज़नेस में बहुत बिज़ी हूँ, कुछ महीनों बाद लेकर आऊँगा। तीनों ने मिलकर तय किया कि माँ को सुख निवास वृद्ध आश्रम में भेज दिया जाए। वहाँ डॉक्टर हैं, देखभाल है, अच्छा खाना भी मिलता है। राजेश ने ऐसा कहा। गायत्री देवी ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से भगवान की मूर्ति को उठाया, अपनी पुरानी साड़ी में बांधा और बोली, जहाँ भगवान साथ हों वहाँ मैं अकेली नहीं। सुख निवास में सब उन्हें प्यार से मांझी कहते। वहाँ के बच्चों को रामायण सुनाती, अपनी बचत से कभी कभी दूसरों को मिठाई खरीद कर खिला देती। कभी कभी उन्हें अपने बेटों की तस्वीर देखकर दिल भारी हो जाता, पर फिर वे खुद को समझाती, शायद भगवान ने मुझे यहीं भेजा ताकि मैं दूसरे बच्चों की माँ बन सकूं। स्टाफ में एक युवती थी, श्रुति। उसकी उम्र 25 साल थी और वह अनाथ थी। गायत्री देवी उसे अपनी बेटी कहती। श्रुति उनके बालों में तेल लगाती, रात को कहती, माँ जी आप बहुत बहादुर हैं। गायत्री देवी हंस देती, बहादुर नहीं, बस थोड़ी जिद्दी हूँ। 30 साल बाद गायत्री देवी की अंतिम रात आ गई। एक सर्द दिसंबर की रात थी। हवा में ठंड और यादें दोनों घुली हुई थी। गायत्री देवी ने श्रुति को बुलाया और कहा, बेटी पुराने संदूक में एक नीली डायरी है, जब मैं ना रहूं तो उसे वकील मिश्रा जी को दे देना। श्रुति ने हैरान होकर पूछा, माँ जी उसमें क्या है नीली डायरी में? गायत्री देवी मुस्कुरा दी, बस एक आखिरी इच्छा। अगले दिन सुबह वो शांत नींद में चल बसी। तीनों बेटे दिल्ली से पटियाला पहुँचे। चेहरे पर उदासी कम और झेंप ज़्यादा थी।
उन्होंने रस्में निभाई जैसे कोई किसी तरह का फ़र्ज़ पूरा कर रहे हों। इस तरह से बेटों ने माँ के साथ व्यवहार करना चाहा, क्योंकि माँ तो चल बसी थी और माँ के चले जाने के बाद किसी को कोई चिंता भी नहीं थी। एक हफ्ते बाद उन्होंने वकील जी को बुलावा भेजा। कमरे में तीनों बेटे बैठे थे, श्रुति को भी बुलाया गया। वकील ने गायत्री देवी की वसीयत का लिफाफा खोला, पढ़ना शुरू किया। मैं गायत्री देवी स्वस्थ मन और पूर्ण चेतना के साथ ये वसीयत लिख रही हूँ। मैंने उन्हें जीवन दिया, शिक्षा दी, स्वतंत्रता दी। मेरे 3 बेटे हैं, समीर, राजेश और अमित। और अंत में मुझे सहारे की ज़रूरत थी, वे मुझे श्रुति ने दिया, जिसने मुझे सुविधा दी, जिसने मुझे बोझ नहीं समझा। इसलिए मेरी संचित संपत्ति जो मैंने अपनी पति की पेंशन, बचत और ज़मीन बेचकर बनाई, वे मेरे बेटों को नहीं मिलेगी। मैं अपनी पूरी संपत्ति, कुल मूल्य 1,42,00,000 श्रुति के नाम करती हूँ, जो मेरे अंतिम वर्षों में मेरी बेटी बनकर मेरे साथ रही। यह निर्णय सज़ा नहीं है, बल्कि एक पाठ है। खून से रिश्ता बनता है, पर प्रेम से निभता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। समीर की आंखें फटी रह गई, राजेश का चेहरा लाल हो गया, अमित की ज़ुबान पर कोई शब्द नहीं घूम रहा था। श्रुति ने आंसू पोंछते हुए कहा, माँ जी, मुझे बेटी कहा था, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो सच में मुझे अपनी बेटी मानेंगी। वकील ने धीरे से कहा, गायत्री देवी ने एक और नोट भी छोड़ा है। अगर कभी मेरे बेटे ये वसीयत पढ़ें तो उन्हें बताना कि मैं नाराज़ नहीं हूँ, बस चाहती थी कि वे एक दिन समझें माँ की ममता को सुविधा से नहीं, स्नेह से तोला जाता है। 2 महीने बाद श्रुति ने सुख निवास में एक नया विंग बनवाया, सावित्री गृह, उन माताओं के लिए जिन्हें उनके बच्चे भूल गए हैं। दरवाजे पर एक पत्थर की पट्टिका लगी, यहाँ हर माँ को घर मिलेगा, चाहे उसके बेटे उसे याद करें या नहीं, रखें या नहीं। जब पहली बार कोई बुज़ुर्ग महिला वहाँ दाखिल हुई तो श्रुति ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, अब आप अकेली नहीं हैं, गायत्री देवी ने आपके लिए ये घर छोड़ा है। ये थी एक छोटी सी कहानी दोस्तों, नीली डायरी। कभी कभी विरासत ज़मीन जायदाद की नहीं होती, बस एक पाठ की होती है, जो कि पीढ़ियों को बदल देती है। माँ का दिल बैंक अकाउंट नहीं, एक मंदिर होता है, और जो उसे छोड़ देता है वो सिर्फ माँ को नहीं, अपने आशीर्वाद को भी खो देता है, जैसे गायत्री देवी के बच्चों ने खो दिया। ये थी दोस्तों एक छोटी सी कहानी, नीली डायरी। ये कहानी आपको कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।